एक देश जिसकी आज़ादी के लिए भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी, फिर उसे जंग में हराया, इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। 93,000 से ज्यादा दुश्मन के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। युद्ध के बाद एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से परेशान ईस्ट बंगाल के लोगों के लिए नए देश की डिमांड पुरानी थी, लेकिन भारत की मदद से पूरी हुई। बांग्लादेश के लोग भारत को दोस्त के नजरिए से देखते आए हैं, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। बांग्लादेश ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के असम समेत नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश का हिस्सा दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जश्न। 27 अक्टूबर 2025 ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बैठी 9वीं जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन की मीटिंग 20 साल बाद, और उसी मीटिंग के बाद दुनिया ने वो तस्वीर देखी जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद को एक नक्शा भेंट दिया। उस नक्शे पर लिखा था ग्रेटर बांग्लादेश। उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से दिख रहे थे। एक ऐसा नक्शा जो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है और एक ऐसी दोस्ती का प्रतीक है जिसने दिल्ली की डिप्लोमेसी को हिला दिया। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये इतिहास का उल्टा बहाव था। कहानी शुरू होती है 2024 से, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सेना ने हटाया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम प्रमुख बने। उन्होंने सत्ता में आते ही भारत से दूरी और पाकिस्तान से नज़दीकी की नीति अपनाई। भारत ने इस पर कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से आने वाले यान और टेक्सटाइल फीडस्टॉक पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 80% यान भारत से मंगाती थी। प्रतिबंध के बाद इंडस्ट्री हिल गई। भारत ने इसे कहा रिटेलिएटरी मेजर, यानी जवाबी कदम। वजह बताई बॉर्डर सिक्योरिटी और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। प्रभाव तुरंत दिखा। जुलाई 2025 में बांग्लादेश के जूट एक्सपोर्ट्स भारत को गिरकर $3.4 मिलियन रह गए, जो पिछले साल जुलाई में $12.9 मिलियन थे। कुल बायलैटरल ट्रेड जो 2024 में $12 बिलियन का था, 20% गिर गया। अगस्त 2025 में भारत ने ट्रांजिट अग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश के सामान भारत के बंदरगाहों से यूरोप और अमेरिका भेजे जाते थे। PIB की प्रेस रिलीज में कहा गया, ये फैसला आर्थिक समझदारी का है ताकि स्मगलिंग और अवैध व्यापार रोका जा सके, लेकिन ढाका ने इसे प्रोटेक्शनिज्म कहा। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा, भारत हमारी अर्थव्यवस्था को दबा रहा है। भारत ने जवाब दिया, ये सेल्फ डिफेंस है, हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए। इस बढ़ती दूरी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने अपने दरवाजे बंद किए तो पाकिस्तान ने कराची के दरवाजे खोल दिए। 27 अक्टूबर 2025 की ढाका मीटिंग सिर्फ ट्रेड टेबल नहीं थी, वो एक राजनीतिक संदेश था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट का एक्सेस ऑफर किया ताकि बांग्लादेश अपने जूट और दूसरे सामान खाड़ी देशों चीन और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सके। फरवरी 2025 से पाकिस्तान ने बांग्लादेशी जूट पर 2% कस्टम ड्यूटी घटा दी थी। अब उस पर एक और कदम, हलाल फूड, एनर्जी, बैंकिंग, IT, एजुकेशन, टूरिज्म, ब्रॉडकास्टिंग, हर सेक्टर में साझेदारी का प्रस्ताव। हलाल फूड अथॉरिटी पाकिस्तान की और बांग्लादेश स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के बीच MOU साइन हुआ, ग्लोबल हलाल मार्केट टारगेट करने के लिए। फिस्कल ईयर 2024 और 25 में दोनों देशों का व्यापार $865 मिलियन का था। पाकिस्तान ने 778 मिलियन एक्सपोर्ट किया, बांग्लादेश ने 87 मिलियन। पाकिस्तान ने मांग की कि आम के निर्यात को बढ़ाया जाए क्योंकि भारत के आम बांग्लादेश में कम हो रहे थे। ये मीटिंग सिर्फ व्यापार नहीं थी, ये सिग्नल था भारत को बाईपास करने का। और जब मीडिया में नक्शा गिफ्ट होने की खबर आई तो भारत ने इसे कूटनीतिक उकसावा कहा। ये वही वक्त था जब मोहम्मद यूनुस की सरकार पर जमात-ए-इस्लामी के प्रभाव की चर्चा तेज थी, और उसी बीच आया जाकिर नाइक का नाम। जाकिर नाइक वो नाम जो भारत के लिए रेड अलर्ट है, NIA का मोस्ट वांटेड। 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी अटैक में एक आतंकी ने कहा था कि वो नाइक की YouTube स्पीच से प्रेरित था। उस हमले में 29 लोग मारे गए थे। शेख हसीना की सरकार ने तब पिस टीवी को बैन कर दिया था, लेकिन अब यूनुस सरकार ने नाइक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बांग्लादेश दौरे की मंजूरी मिल गई। तारीख तय हुई 28 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर तक, 3 हफ्तों का टूर। आयोजकों ने कहा सरकार ने अप्रूवल दिया है। अब भारत की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि बांग्लादेश में भी वही दोहराया जाएगा।
हुजी और जेएमबी के कुछ कमांडर्स पहले से सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई इन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनर्स बांग्लादेश में मौजूद हैं। नाइक के पुराने बयान भारत को अब और भी चिंतित करते हैं। कहा था, अगर बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। सफाई दी थी कि उन्हें गलत कोट किया गया, लेकिन असर अब भी कायम है। भारत के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक दौरा नहीं बल्कि सुरक्षा चुनौती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहले ही असम और त्रिपुरा की सीमा पर तनाव बढ़ा है और यूनूस सरकार के बाद से जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अगस्त 2024 में जमात का प्रतिबंध हटा लिया गया था। कई पुराने आरोपी छोड़े गए। भारत को चिंता है कि वही ताकतें फिर से सक्रिय हो रही हैं जिनसे 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इतिहास यहाँ खुद को दोहरा रहा है। अगर इतिहास की किताबें खोलें तो ये वही बांग्लादेश है जो 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बना था। तब इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। भाषा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में पश्चिम से अलग, वेस्ट पाकिस्तान की राजधानी कराची और फिर इस्लामाबाद, जबकि ईस्ट का दिल ढाका। लेकिन दोनों के बीच 1000 मील की दूरी थी भारत के बीच से। 1948 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा होगी तो ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध किया। 1952 का भाषा आंदोलन उसी विरोध की परिणति था। पुलिस की गोली चली, कई छात्र मारे गए। वहीं से अवामी लीग बनी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। 1958 में जनरल आयूब खान के तख्तापलट के बाद ईस्ट पाकिस्तान को कॉलोनी की तरह ट्रीट किया गया। आंकड़े बताते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा योगदान देता था, लेकिन फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था। जूट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था, ईस्ट में उगाया जाता था, लेकिन मिल वेस्ट में थी। असमानता बढ़ती गई। 1970 के चुनाव में शेख मुजीब की अवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत हासिल की, लेकिन जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता देने से मना कर दिया। नतीजा हुआ 1971 का रक्तरंजित संघर्ष। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। ढाका में ही 7000 से 12000 लोग मारे गए। पूरे देश में 3 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशियों की हत्या हुई। 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। लाखों लोग भारत की सीमा की ओर भागे। दिसंबर तक करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में थे। भारत ने 825 कैंप बनाए। 7 राज्यों में संसाधन टूट गए, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। मुक्ति बहिनी को समर्थन दिया, प्रशिक्षण दिया और दिसंबर 1971 में युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले और बांग्लादेश बना। भारत ने उस वक्त न सिर्फ एक देश को जन्म दिया बल्कि एक मानवीय त्रासदी को रोका। लेकिन 54 साल बाद वही बांग्लादेश अब पाकिस्तान के करीब जाता दिख रहा है। इतिहास जैसे अपना हिसाब मांग रहा हो। शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना ने 2009 से 2024 तक भारत के साथ रिश्ते संभाले। उन्होंने आतंकवाद पर सख्ती की, सीमा समझौते किए और दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। लेकिन 2024 के सैन्य तख्तापलट ने सब बदल दिया। यूनूस सरकार ने भारत से दूरी बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हसीना की सरकार भारत समर्थित थी और नई नीति पाकिस्तान और चीन के साथ तालमेल की होगी। चीन पहले से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सक्रिय है। अब यूनूस सरकार ने वहां और निवेश की अनुमति दे दी है। भारत ने इसे भू राजनीतिक खतरे की तरह देखा। भारत का विदेश मंत्रालय कहता है, हम संबंधों को संवाद से संभालेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा है। भारत के लिए ये स्थिति सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ भारत के पूर्व और पश्चिमी मोर्चे पर सक्रिय होते हैं तो ये एक दो तरफा सुरक्षा दबाव बनाता है। भारत की चिंता सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं, उसके पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक भविष्य भी इस पर निर्भर करता है। कई प्रोजेक्ट्स जो बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश के पोर्ट्स तक जुड़ते हैं अब अधर में लटक गए हैं। चिंटगांव और मोंगला पोर्ट्स का इस्तेमाल भारत के लिए संभव नहीं रहा। ढाका में यूनूस सरकार का बयान आया, हम अपने हित देखेंगे। भारत ने पलट कर कहा, हम भी। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। तब लाखों लोग भारत में पनाह पाए गए। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ उठाया सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी में मानवता जिंदा रहे। लेकिन अब वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बैठकर भारत के हिस्सों वाला नक्शा गिफ्ट करता है। ये सिर्फ राजनीतिक दूरी नहीं, भावनात्मक दरार है। भारत अब सतर्क है। इंटेलिजेंस एजेंसीज बॉर्डर मूवमेंट्स पर नजर रख रही हैं। असम, त्रिपुरा और मिजोरम में अलर्ट जारी है। पूर्वोत्तर में पुरानी उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, इस पर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन भारत अब वही गलती नहीं दोहराना चाहता। कूटनीति
तेजी से स्थिति को संभालने की कोशिश है, आर्थिक दबाव के साथ, लेकिन संवाद खुला रखा गया है क्योंकि भारत समझता है कि क्षेत्र में शांति सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इतिहास ने एक बार फिर भारत और बांग्लादेश को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां भरोसा और अविश्वास के बीच सिर्फ एक पतली रेखा है। कभी जिसने उसे आजादी दिलाने में मदद की, आज वही देश उसके लिए चिंता का कारण बन गया है। शायद वक्त ही इसका जवाब देगा, लेकिन फिलहाल दक्षिण एशिया की राजनीति का नक्शा फिर से बदलता दिख रहा है। देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों पर भी एक बार नजर डालते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच लंबित व्यापार समझौता जल्द साइन होगा। दक्षिण कोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देशों में बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके साथ संबंध शानदार है और डील बस वक्त की बात है। अगली खबर कनाडा से है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक जारी है। गैंग ने इंडियन ओरिजिन उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। साथ ही पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग की वारदात भी स्वीकार की। पुलिस जांच में गैंग से जुड़े कई निशान मिले हैं। अगली खबर पाकिस्तान के फर्जी दावों को लेकर है। पाकिस्तान के दावों के उलट इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह पूरी तरह सुरक्षित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अंबाला एयरबेस पर उनकी तस्वीर वायरल हुई। सरकार के फैक्ट चेक विंग ने साफ कहा कि पाकिस्तान का दावा झूठा है। शिवांगी सिंह ऑपरेशन सिंदूर में ड्यूटी पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिवानी सिंह को पाक आर्मी ने पकड़ लिया था। पुणे में आतंकी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार आईटी जुबेर हुंगरगेंकर के पास ओसामा बिन लादेन के भाषण मिले। महाराष्ट्र एटीएस ने उसके पास से बम बनाने की तस्वीरें और AK-47 के साथ फोटो जब्त की। आरोपी को UAPA के तहत 4 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप। आप देख रहे थे आज का जस्ट।